क्वेश्चन है मेरा। यार बात करने से पहले क्वेश्चन बाद में जब हम पूछेंगे आपसे तब कीजिएगा। अभी आप लोग ध्यान से सुने जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सभी साथियों को नमस्ते। एक बात सभी लोग ध्यान में रखें कि आप लोगों को पहले मैं कुछ जो भी संबोधित कर रहा हूँ उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उनकी क्वायरी होगी, मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा। अभी एक्चुअली मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था ये सीरीज शुरू करने का, लेकिन बहुत सारे लोगों के बड़े निराशा और उदासी के स्वर भरे मैसेज मेरे पास आए कि सर हमने तो आशा ही छोड़ दी है, प्रिपरेशन करना ही छोड़ दिया है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। 135 मार्क्स है, 145 मार्क्स है, लेकिन अब कितना इंतज़ार करें। और सब लोग अपने अपने तरीके से केवीएस के बारे में भी जो उनको अनुभव होता है वो बोलते हैं। सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, जिसको जो बोलना है वो बोलना चाहिए, बोलते भी है, उससे उनके मन की कुछ तो भड़ास निकल जाती है डेफिनेटली। लेकिन मेरा ये कहना है एक्चुअल में कि अभी पीजीटी सारे टीजीटी सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, केवल प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू बचा है। लाइब्रेरियन वाले जो अभ्यर्थी है उन्होंने भी बड़ा लंबा इंतज़ार किया है इस रिज़ल्ट के लिए, और अभी उनका मतलब कुछ दिन पहले ही लाइब्रेरियन का रिज़ल्ट आया है, वो भी इसी तरह से निराशा में जा रहे थे। और एक हॉप भी रहता है कि भाई जितना जल्दी हो साक्षात्कार के बारे में पता चले और हम इंटरव्यू दें और हमारा भविष्य अच्छा हो, सब लोग सोचते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ये जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में, इसमें केंद्रीय विद्यालय ने बीएड वालों और डीएड वालों दोनों को लेकर के गलत क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इसके पहले भी जो बीएड वाले विद्यार्थी है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शर्त केवल इतनी थी कि 6 महीने का उनको ब्रिज कोर्स करना है, उसके बाद ही वो लोग परमानेंट माने जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों ने किया और बहुत सारे लोग DSSB में या स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने वहाँ अपना PRT ज्वाइन कर लिया। और ये जब बाद में बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, कई लोग बोल रहे सर अब तो कोई मतलब नहीं है, अब तो ये रिज़ल्ट अपने पास रखे, इनको रिज़ल्ट घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी वो भला बुरा कह रहे हैं केवीएस को कह रहे हैं, लेकिन केवीएस या कोई भी संस्था, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें कर क्या सकती है? देखो, जो याचिका लगाई जाती है, कोई भी साधारण, आप लोग भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है जो भारत का नागरिक हो, जनहित याचिका लगा सकता है। और उसने ये जो याचिका लगाई है वो स्पेशली बीएड वालों को कंसीडर करने के लिए लगाई है। और राजस्थान का व्यक्ति है, जिन्होंने, जो उम्मीदवार है जो हमारे साथ ग्रुप में भी प्राइमरी में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई है। और वो जो याचिका लगाने के बाद सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा कि भाई डीएलएड वालों को ही प्राइमरी टीचर के लिए हम एलिजिबल मानेंगे, बीएड वालों को नहीं। तो बीएड वाले अपना यूनियन बना करके स्टेट लेवल पे वहाँ गए, फिर उनके साथ कई लोग जुड़े, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लाखों करोड़ों रुपए का मामला है, वकील वाला भी। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में अभी लटक रही है। अभी शायद 3rd वीक ऑफ जुलाई की तारीख दी है। तो जब कोई भी मामला पद और नियुक्ति से संबंधित कोर्ट में रहता है तो उसको प्रीजुडिस बोलते हैं, कि न्यायालय के अधीन जब कोई प्रकरण होता है तो उस तरह की किसी भी नियुक्ति में, किसी भी मामले में कोई भी संस्था या कोई भी सरकार अपना निर्णय तब तक नहीं दे सकती, अपनी प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं कर सकती जब तक कि न्यायालय अपना निर्णय न दे दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। अब इस मामले में जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक ये रिज़ल्ट घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट तो ऑलरेडी इनके पास तैयार है। एक नॉर्मलाइजेशन भी ये लोग कर चुके हैं, बीएड और डीएड वालों का मिला के भी तैयार कर लिया है रिज़ल्ट, और विदाउट बीएड वालों का भी तैयार कर लिया है। जैसे ही न्यायालय का जो है निर्णय होगा उसी के अनुसार ये तुरंत, मुझे लगता है
कि अपना परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे, साक्षात्कार के कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे और उसके बाद इमीडिएट मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन या विद इन वीक 4-5 दिन छोड़ के साक्षात्कार कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब उस समय ऐसे लोग जो निराशा में, उदासी में बैठे हुए हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या अपना जो काम करना है रूटीन का वो कर रहे हैं, तो वो लोग किस प्रकार से अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे, ये एक समस्या है। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो ऑलरेडी 24 घंटे अपनी तैयारी करके रखते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें टीचिंग में ही बाई चॉइस उन्होंने टीचिंग जॉब को चुना है, इसलिए वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट में वो तो निरंतर अपनी तैयारी करके आगे बढ़ते रहते हैं और वो हमेशा सीखते रहते हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी मानता है और हर साइकोलॉजिस्ट ये मानता है कि जो शिक्षक है उसे निरंतर जीवन भर सीखना है। सबसे बेहतर शिक्षक वही होता है जो अपने आप को विद्यार्थी की तरह हमेशा जिज्ञासु बनाए रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, मान लीजिए पीआरटी में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत परेशानी आएगी। जो लोग निरंतर कछुए की चाल से भी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके 120-25 मार्क्स भी है, जिनके और कम मार्क्स भी, और किस्मत से अगर उनका नंबर लग गया जो भी मार्क्स है, और वो कछुए की चाल से भी अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इंटरव्यू की तिथि आने तक वो इतने परफेक्ट हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत बन जाए कि पहले ही चांस में वो उन लोगों से आगे निकल जाए जिनको 150 प्लस मार्क्स पीआरटी में आए हैं और जो सिलेक्ट होंगे। तो जो लास्ट कट ऑफ वाला मार्क्स जाएगा, वो व्यक्ति भी अगर निरंतर तैयारी करके आगे बढ़ रहा है तो वह इनसे डेफिनेटली आगे निकल जाएगा, क्योंकि पीआरटी का जो डेमो और इंटरव्यू है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे मार्क्स लाने वाले भी कई बार 10 में से 5 क्वेश्चन के भी, 6 क्वेश्चन के भी जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनकी मार्किंग इतनी डाउन हो जाती है कि 60 में से उनके मान लो 20 नंबर दे दिए इंटरव्यू बोर्ड ने, तो ये 40 नंबर रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। वो उनका तो वेटेज इधर से इधर आएगा 150 नंबर वाला, तो तब तो वो जो कट ऑफ वाला है जिसके 20 मार्क्स कम है वो बहुत आगे निकल जाएगा। अगर उसकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, उसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, प्राइमरी टीचर से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन वो अच्छी तरह जानता है और बहुत अच्छी तरीके से वो समझा सकता है, तो डेफिनेटली उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। ये सोच करके कई लोगों ने जब मुझसे संपर्क किया कि सर मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ, मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ और तैयारी करना चाहता हूँ, आप मुझे कम से कम अपने ग्रुप से जोड़ लीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं एवरी डे करीब सारी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए 3 से 4 घंटे रोज़ दे रहा था और मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, ना एक पैसा किसी से लेना, ना एक पैसा देना। हाँ, मेरा जो भी नेट वेट का खर्च हो जाता है लैपटॉप के साथ में, वो अपनी जगह है और वो मेरा शौक़ है, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन एज ए प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय मेरे मन में हमेशा ये होता है कि प्राइमरी टीचर्स जो आते हैं वो अगर क्वालिटी वाले होंगे, प्राइमरी टीचर्स बाई चॉइस जो टीचर बनना चाहते हैं ऐसे टीचर होंगे, तो वो प्राइमरी के बच्चों की जो नींव है वो बहुत मजबूत करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय में बेहतर शिक्षक आए, अच्छे शिक्षक आए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर आए। और मैं चूँकि उनकी साक्षात्कार की तैयारियां में कहीं ना कहीं सहयोगी बनूं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं लेकिन कहीं केवल इंटरव्यू की वजह से पीछे न रह जाए, ये सोच कर के मैं निःशुल्क जो है अपना समय निकाल करके तैयारी पिछले 3 महीने से करवा रहा हूँ। शायद 7 या 8 मार्च से मैंने ये काम शुरू किया था, तो अभी मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीनों में मैंने अपना स्वास्थ्य से भी काफ़ी कुछ जो है समझौता किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हो पाया हूँ कि अब सारे की पोस्ट के इंटरव्यू जो है हो चुके हैं। अब केवल लाइब्रेरियन और पीआरडी का बचा है। अगर इनको आधे से 1 घंटा भी पर डे दूंगा तो काम आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू की तैयारी तो हम करवा देंगे, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेमो।
डेमो का मतलब ब्लैक बोर्ड पर या टीएलएम की सहायता से, खिलौने की सहायता से, डिजिटल टेक्निक की सहायता से कैसे प्राइमरी स्टूडेंट को बहुत बेहतर तरीके से एक प्राइमरी टीचर हैंडल कर सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से उनके बीच में लोकप्रिय हो सकता है, उनको समझा सकता है। ये उसकी अपनी इस विशेष ताकत होती है। प्राइमरी टीचर का बोलने का लहजा, उसकी भाषा, उसका प्राइमरी स्टूडेंट के प्रति इन्वॉल्वमेंट, बिलोंगिंगनेस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए वो छोटे छोटे बच्चों की जो साइकोलॉजी है, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार, उनके साथ माँ की तरह व्यवहार और भाषा ऐसी जैसे उसको बच्चे को लगे कि मेरा अपना ही कोई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी माँ है जो मुझे समझा रही है। तभी तो बच्चा प्राइमरी में, विद्यालय में अभिरुचि लेकर के आपके साथ रहेगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ समझेगा, कुछ सीखेगा। तो ये बड़ी चुनौती होती है प्राइमरी टीचर्स के लिए। ये कला जिसके अंदर है उसका साक्षात्कार और डेमो दोनों ही बढ़िया रहेगा, और डेमो में ये कला बहुत ही ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, साक्षात्कार बहुत अच्छा होता है, प्रश्न के उत्तर दे देता है आदमी, लेकिन बोर्ड पर कोई चीज़ समझाना है, इवन दशमलव वाला पॉइंट समझाना हो या कैरी लेकर के प्लस करना समझाना हो, है ना, तो वो उसे समझा में नहीं आता। मान लीजिए अल्फ़ाबेट ही सिखाना हो, वर्ण विच्छेद समझाना हो या अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना समझाना हो, ये एक ऐसी टेक्निक होती है टीचर्स के पास में कि ज़िंदगी भर बच्चा भूलता नहीं है। क्योंकि प्राइमरी टीचर जो होता है किसी भी इंसान की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अपनी माँ के बाद, पिता के बाद ज़िंदगी में मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति अगर है तो वो प्राइमरी टीचर होता है। और ये सोच करके कोई अगर प्राइमरी टीचर बनता है तो वो ज़िंदगी भर, उसे राष्ट्रपति का भी पद मिले तो वो नहीं लेगा, प्रधानमंत्री का भी पद मिलेगा तो नहीं लेगा, कोई प्रमोशन मिलेगा तो नहीं लेगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई शिक्षकों को देखा है जो अपने काम को इतना बेहतर तरीके से करते हैं कि बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान, जिसके लिए आज हमारी गवर्नमेंट ने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अभियान वर्ल्ड लेवल पर चलाया हुआ है, निपुण भारत मिशन के तहत। और स्कूल एजुकेशन इन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने जो काम किया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई बच्चा अगर अक्षर ज्ञान ठीक से कर लेता है, शब्द ज्ञान हो जाता है, अंक ज्ञान हो जाता है, और इसको वो पढ़ना लिखना समझ के साथ करने लगता है, तो समझ लीजिए कि उसका 50% काम हो गया। वेल बिगन इज़ हाफ डन वाली जो बात है वो हो गई। अब उस बच्चे को शिक्षक की कम और एक फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और वो स्वयं पढ़ कर के आगे बढ़ जाएगा, बहुत कुछ स्वयं समझने में सक्षम होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मैं स्वयं बताऊं कि APJ अब्दुल कलाम ने जितनी भी किताबें लिखी है, प्रत्येक बुक्स में वो अपने प्राइमरी टीचर जो मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर है उनका जिक्र करना कहीं नहीं भूलते हैं। IAS IPS बनने के बाद भी लोग जब प्राइमरी टीचर के चरणों में गिरते हैं तो उन्हें लगता है कि एक प्राइमरी टीचर के सामने कोई बड़ी वस्तु नहीं होती है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। मैं स्वयं जिन शिक्षक से मैंने अक्षर ज्ञान सीखा, उनकी वजह से जो मुझे मात्राओं का ज्ञान हुआ, तो मेरी हिंदी आज भी इतनी सुस्पष्ट है, अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट आज भी इतना बढ़िया क्लियर है कि लोग PhD करने के बाद भी, MA करने के बाद भी ठीक से 5वें अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते, ठीक से शब्द के टुकड़े नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपका डेमो बहुत बेहतर रहे, इसके लिए मैं लैंग्वेज के कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें स्पेशली हिंदी भाषा को, इसके जो नाद होता है, जो अक्षर और जो वर्ण होता है, यहाँ से शुरू करके मैं रोज़ 10-20 मिनट का एक वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगा डाल दूँगा, बाद में आप उसे देख सकते हैं। और इसी तरह लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी भाषा में हमारे कुछ साथी है जो TGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश के बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे हैं और वो अपना साक्षात्कार दे चुके हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो हम इंग्लिश का भी जो है लेटर से ही स्टार्ट करते हुए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राइमरी टीचर कैसे डेमो दे सकता है, इस बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब बचा मैथमेटिक्स और EVS।
तो कुछ टीजीटी पीजीटी मैथ्स और कुछ हमारे साथी केवीएस के इस बारे में बड़े प्रकांड विद्वान हैं जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतर है, बहुत अच्छा क्लियर है। ऐसे को हम साथ में लेकर के बीच बीच में उनका भी डेमो रखेंगे, जिससे कि आप सीख पाए। और आप लोगों में से अगर किसी को बहुत बढ़िया पढ़ाना आता है, बहुत अच्छा आपका डेमो है और आपको कॉन्फिडेंट है बहुत बढ़िया अपने उस प्राइमरी के किसी भी टॉपिक को पढ़ाने पे, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उसका 2, 5, 6, 10 मिनट जितना भी बड़ा वीडियो हो बना करके हमें भेजें, नंबर 1। दूसरा, आपकी कोई लिंक है तो वो हमें भेजें, वो हम शेयर कर देंगे। दूसरा, आप कोई छोटा वीडियो तो आसानी से 2-4 मिनट का आ जाता है, बड़ा वीडियो है तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। वो इसलिए कि चूँकि आपके चैनल से अगर सब लोग न देख पाएँ, हम लिंक भेजेंगे तो जितनों तक लिंक जाएगी वही लोग देख पाएंगे। और आपका वीडियो भी हमारे साथ आता है तो हम उसे अपने चैनल पे डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं वो सब उसे देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी देख सकते हैं, जो भी विज़िट करेगा वो भी देख सकता है। तो ये होगा इंट्रोडक्शन के ढेर सारे वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और बहुत सारे टीचिंग के वीडियो भी जिन लोगों ने भेजे वो डाल चुके हैं, लेकिन उनमें बहुत बेहतर वीडियो हो ऐसे बहुत कम हैं। एक औपचारिकता वाली बात दिख रही है, एक्सीलेंसी के साथ जो पढ़ाना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं है। ये सब तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों से आप लोगों के जो कोई क्वेश्चन हैं अगर, तो आप इसमें मैसेज बॉक्स में डालेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। और आप जिसको क्वेश्चन पूछना है वो मैसेज बॉक्स में अपना नाम लिखेगा तो उसी को पहले बात की जाएगी, ठीक है। मैं अभी आपका जो मैंने माइक म्यूट कर दिया था उससे मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसमें चाहें तो अभी बात कर सकते हैं, लेकिन आप जिसको भी बात करना है पहले वो मैसेज बॉक्स में अपना नाम डाले कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, तो मैं उसी से पहले बात करूँगा। बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप डिस्टर्ब करेंगे, एक व्यक्ति से बात की जा रही है और क्वेश्चन आपके पहले हैं, देखिए तो ये चीज़ गलत है। डिसिप्लिन होना चाहिए, शिक्षक में डिसिप्लिन नहीं होगा तो किस में डिसिप्लिन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना, मैं मैसेज बॉक्स में देख रहा हूँ जिसने, और आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है, मैं उसी को जिसको बुला रहा हूँ मैं उसी से बात कर पाऊँगा। और आप अपना क्वेश्चन ज़रूर मैसेज बॉक्स में डालिए, ठीक है। दीप्ति बिसेन ने डेमो क्लास के बारे में पूछा, ये मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर इसका जवाब दे दूँगा, बता दूँगा, है ना। क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने 26 तारीख को आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक वीडियो डाला था, और 27 को मुझे ट्रेन में बैठ कर के पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश में इंदौर आना था। मैंने एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सब क्लास के रिजर्वेशन करवाए, सबके सब वेटिंग में थे, वेटिंग 1 भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं 27 को या 26 को निकल ही नहीं पाया, मैं 27 को निकल पाया। फिर मैं 28 को अपनी 4 व्हीलर से खुद जो है परिवार के साथ आया, तो उसमें आने में मुझे जगह जगह नाइट हेल्ड करना पड़ा, तो मैं 2 से ढाई दिन में आज पहुंचा हूं। और आज भयंकर थकान थी, और आज पहुंचने के बाद गहरी नींद आ गई, और उसके बाद जैसे ही मैं तैयार हुआ नहा धो कर के, तो फिर मैंने आज सोचा कि 3 से 4 दिन हो गए हैं आप लोगों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं कोई काम कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। बस आपके लिए एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो भेजा था, और उसके बाद अभी ये क्लास ले रहा हूँ, इसलिए कई लोगों का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, ये मैं बताने वाला था। यस, साइकोलॉजी क्लासेस यूपी टेट सी टेट, आप अपनी बात रखें, और जिसको भी बात करना है वो अपना स्क्रीन पे अपना जो है कैमरा ऑन रखेगा, ठीक है, ओके। और ये 50% वाले एग्रीगेट की बात भी मैं बता रहा हूँ शुभम गुप्ता जी, और सभी को बार बार ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं ये भी बता दूँगा। यह साइकोलॉजी क्लासेस, बताइए आपका क्या नाम है, बोलिए। आपकी साइकोलॉजी की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, यस बोलिए मैडम। पहले आप अपना माइक ऑन करो, आपने आपका माइक जो है अभी ऑफ है ना,
अनम्यूट कीजिए, अपना शुभ नाम बताइए, शहर का नाम बताइए, फिर आप आगे बढ़िए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। यस बताइए। सर माय नेम इज नांगिया इदरीसी। जोर से थोड़ा सा, माई आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। हेलो। गुड हाँ। इवनिंग सर। यस बोलिए। सर माय नेम इज नांगिया इदरीसी। आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जो अपनी मतलब हेजिटेशन है उसको कैसे दूर करें। अब साइकोलॉजी की टीचर आप है। आप यूपी टेट सीटीटी की साइकोलॉजी की क्लासेस लेते हो ना? नो सर, वो तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अर्चना सिंह मैडम अपना माइक माइक म्यूट करें। यस। तो जिनके घर में बच्चे हैं उनकी आवाज़ बच्चों की भी आ जाती है। मेरे यहाँ से भी आई थी तो मैंने दरवाज़ा बंद करवा दिया। ठीक है ना? तो आपका हेजिटेशन वाली बात है ना, आप मुझे ये बताइए, आप मुझसे अभी बात कर रही है तो आपको क्या हेजिटेशन हो रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ना, तो बस ये जो फीलिंग्स अभी आपके मन में है, क्यों नहीं हो रहा है बताइए। आपको तो हेजिटेशन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? सर अपने कमरे में बैठे हैं अकेले और कोई कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा तो देखिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो लेकिन स्क्रीन पे आपको इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और आप जिससे बात कर रही हो वो भी एक ज़्यादा नहीं, एक छोटा मोटा ग्रेड 1 ऑफिसर है, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल की पोस्ट पे है, और इससे बड़े ऑफिसर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ उसमें नहीं रहेंगे, है ना? वहाँ भी एक या दो प्रिंसिपल आपके बोर्ड में होंगे। सर मुझे मौक मौक देना है सर। हाँ, अरे मॉक तो हम देंगे, अभी मैं बात हेजिटेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना? आपको अभी हेजिटेशन नहीं लग रहा है ना बिल्कुल भी? नो सर। यस। तो ये जो भाव अभी है आपके मन में, आपने सोचा कि आप एक कमरे में बैठी हुई और इस पे लैपटॉप पे बात कर रही, लेकिन लैपटॉप पे एक जीता जागता इंसान बात आपसे कर रहा है, और बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं। आपको मीनू गोयल मैडम देख रही है, रॉयल संडे वाले सर देख रहे हैं, सैंडी सर, अर्चना सिंह, आशी गुप्ता, सर मैं दीप्ति, गुड इवनिंग सर। आपकी आपको वीडियो देख रही बालाघाट हूँ से दीप्ति लेकिन बिसेन आज मैडम ही। देख रही है। आप सुनिए तो सही आप। तो मैं यस अभी सर। ये आपका नहीं, मैं सभी का ये हेजिटेशन दूर करने की बात कर रहा हूँ। प्रदीप शाह जी देख रहे हैं, जितेंद्र कुमार देख रहे हैं, बहुत सारे जेंट्स है, बहुत सारी लेडीज़ है, और ये तो वो यस है सर। जो स्क्रीन पे है। आपको एक और बात पता है, कम से कम ज़्यादा नहीं 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर जो है वो, और जो वैसे भी विजिट करने चले आते हैं यूट्यूब लाइव देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उतने तो 11 हज़ार के आसपास है, लेकिन जो सब्सक्राइब कभी करते नहीं, केवल मज़ा लेने आ जाते हैं देखने, वो भी सब देख रहे हैं, वो भी आप लोगों को देख रहे हैं। तो इतने सारे लोग, सुनो आप, इतने सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी आप आराम से ऐसे करके बढ़िया से जवाब दे रही हो, बात कर रही हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही भाव है ना, यही भाव साक्षात्कार में जो व्यक्ति सामने बैठेगा, एक बात ध्यान रखना, वो मुझसे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। ठीक है ना? मैं लेकिन आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, वो आपको भी बताऊँ, जितने क्लास क्वेश्चन मैं करता हूँ, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इंटरव्यू में पूछ सकता हूँ, अभी तक मैंने जितने मॉक इंटरव्यू लिए, इतने टोटल क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो इनका 10%, 1% आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो जब हम वहाँ भी कमरे में आपके सामने 4 होंगे एक की जगह पे, और आप एक अकेली होगी, ठीक है ना? और दरवाज़ा बंद नहीं होगा, अभी हो सकता है आपका दरवाज़ा बंद हो, दरवाज़ा खुला रहेगा, है ना? कोई आपको तेज़ आवाज़ में बोल नहीं सकता, कोई डांट नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों की भी ट्रेनिंग दी गई है कि आपको कैसे हैंडल करना है। इंटरव्यू लेने वाला तो जो जाता है ना इंटरव्यू लेने, तो उसके पहले मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग होती है कि जो भी कैंडिडेट देने आए उससे कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे कि वो असहज हो, अनकम्फर्ट फील करे, कोई पर्सनल कमेंट्स उस पर नहीं करना, किसी तरह का उसको जो है ऐसा दबाव नहीं डालना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जिससे कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए।
है ना, उनको ये बताया जाता है कि इतना कंफर्ट फील करे सामने वाला कि उसके अंदर जो क्वालिटी है वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके और अपनी बात को आपके सामने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार वो रख सके, है ना। ये बातें उनको भी बताई जाती है, इसलिए वो लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं। और वो लोग जो 4 लोग, एक बात और मज़े की बता रहा हूँ मैं आपको, जो इंटरव्यू में बैठते हैं ना आपके सामने, वो शायद वो 4 लोग भी आपका इंटरव्यू लेने से के दिन पहली बार मिले होंगे, उनको भी मालूम नहीं कौन कहाँ का रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि अलग अलग शहर से जो इंटरव्यू लेने आते हैं उनकी अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनमें 4 नाम रहते हैं। मैं एक समझा रहा हूँ, आप उसको मान के चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% वैसे ही होता है, वो ये गारंटी नहीं है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो देखा है, जो होता है, मैं एक्चुअल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है कि एक रहता है उनमें, एक ऑफिसर, एक रेट का जो होता है चेयरमैन बोर्ड का, इंटरव्यू बोर्ड का, ठीक है। तो सब जैसे मान लो ऐसे 10 बोर्ड है तो 10 चेयरमैन रहेंगे। एक होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, उनके नाम रहते हैं। एक होता है मेंबर सेक्रेटरी, जो जनरली किसी केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल होता है या असिस्टेंट कमिश्नर या कोई केंद्रीय विद्यालय का अधिकारी होता है, वो मेंबर सेक्रेटरी होता है। और एक और होता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है उनमें से, जो अच्छे से आपके हाव भाव ये सब देखता करता है, जो एजुकेशनिस्ट होता है, अनुभवी। तो ये 4 लोग होते हैं। तो अब उनको ये मालूम नहीं है कि उनको कौन से बोर्ड में है, तो उसमें क्या है कि इनके नाम लिख करके बोर्ड नंबर 1, ठीक है ना, बोर्ड नंबर 1 बनाना है। तो 10 साइकोलॉजिस्ट में से जिसका नाम बोला जाएगा वो आकर के चिट उठाएगा। वो चिट उठाएगा तो 1 से 10 लिखा रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो 1 नंबर आया तो वो 1 नंबर बोर्ड का चेयरमैन है, 10 नंबर आया तो 10 नंबर का है। फिर साइकोलॉजिस्ट आएगा, वो 1 से 10 में से नंबर उठाएगा साइकोलॉजिस्ट वाले डब्बे में से। अगर उसमें 1 नंबर आया तो वो 1 नंबर बोर्ड में। फिर ऐसे ही एक आएगा मेंबर सेक्रेटरी। अब बताओ, जिस जिस को 1 नंबर मिला वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो पहली बार मिले हैं और वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं 15 मिनट के अंदर। उनको रूल रेगुलेशन ट्रेनिंग समझाई, उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरव्यू लेना है। अब बताओ, वो भी आपस में नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन वो जब आप लोग इंटरव्यू शुरू होता है उसके 10-15 मिनट पहले बात कर लेते हैं, बताइए सर आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आपस में उनका परिचय हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो चेयरमैन वो होता है वो समझाता है कि हमें कैंडिडेट से ऐसे प्रश्न पूछना है, इस तरीके से हमें बढ़िया से जो है उनको कंफर्ट फील करे, ऐसे करना है। जिसका परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा तो उसको उस तरीके से मार्किंग करना, ये बातें थोड़ी हो जाती, फिर इंटरव्यू शुरू होता है। अब अगले दिन वो बोर्ड फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। अगले दिन वही बोर्ड एग्जैक्ट नहीं करेगा, अगले दिन फिर लॉटरी होती है और लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग या जो भी सिस्टम होता है। अब लॉटरी क्या है, बहुत पहले ये लॉटरी जो है डब्बे में नंबर डाल के हुआ, आजकल कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। कंप्यूटराइज आजकल तो क्या हुआ है कि बटन दबाया और 10 बोर्ड बन गए, उनको मालूम ही नहीं है कि हम कौन से बोर्ड में, प्रिंट निकाल दिया, समझ गए। तो ऐसे कंप्यूटराइज लॉटरी से भी ऐसा किया जाता है। तो बहुत कुछ जो होता है वो उनके, वो सब लोग नए रहते हैं, वो भी हेजिटेट कर सकते हैं आपस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने एक प्रोसेस बताई आपको कि आपके सामने जो 4 लोग होते हैं वो भी उसी दिन परिचित होते हैं एक दूसरे से, इसलिए आपको किसी भी तरह का हेजिटेशन रखना ही नहीं है, संकोच की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात कि आप अपने विषय के बारे में जितना जानते हैं उतना उनमें से शायद चारों नहीं जानते। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो तो जानेगा क्योंकि उसे सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन आपको अनुभव भी है। मान लो कॉलेज का प्रोफेसर है तो सब्जेक्ट नॉलेज वो रख सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो लेटेस्ट आप पढ़ करके जा रहे हो, उतना ज्ञान उतनी स्पष्टता के साथ उसको नहीं होता। हो सकता है कि वो दूसरे क्वेश्चन में बहुत बेहतर हो, लेकिन आपसे ज़्यादा वो बेहतर नहीं हो सकता, ये मान के चलिए अनुभव के मामले में। थ्योरी में वो अलग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी टीचर का अनुभव है वो बेचारे कॉलेज के प्रोफेसर को कहाँ से पता होगा, उस साइकोलॉजिस्ट को क्या पता होगा। तो आप अपना अनुभव आधारित ज्ञान जब आप मौलिक रूप से अभिव्यक्त करेंगे तो उसकी शैली ऐसी हो जाना चाहिए कि चारों देखते रह जाए।
ठीक है ना। और हमें नॉर्मल, ये जो बहुत सारे लोग हैं ना कंफर्ट जोन में रह कर के तैयारी करते हैं कि अरे इंटरव्यू है तो है भैया, और ऐसी तैयारी कर दी, कैसे भी उठा के पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। और दूसरे एक प्रश्न था जिसका उत्तर मैं बता दूँ, 50% मार्क्स बीए बीएससी वाली जो बात चल रही है इसकी बात है। ठीक है ना, आप लोग इसमें ध्यान दें। देखो, नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि आपके बीए बीएससी या ग्रेजुएशन में हर साल के हर सब्जेक्ट के मार्क्स 50% अलग अलग होना चाहिए। उसमें लिखा है इन सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट। इसका मतलब ये है, एग्रीगेट का मतलब क्या है, आपके जो तीनों सब्जेक्ट है वो मिला करके, और आपका जो वो जो है ना, जो आप फाउंडेशन के साथ एक दो पेपर और होते हैं कंपलसरी पेपर, कंपलसरी लैंग्वेज और पेपर होते हैं ये, और आपके तीनों विषय, ये सब मिलाकर के जो टोटल होता है तीनों साल का, वो 50% एग्रीगेट में होना चाहिए। और जो तीन विषय आपके वैकल्पिक विषय है, उन तीनों विषय का भी टोटल तीनों साल के मिलाकर के 50% होना चाहिए। मेरा मानना और मेरी समझ तो इतनी है, क्योंकि अलग से कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है। कारण मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक बंदा एक साल 50% लाया, दूसरे साल भी 50% या 51 ले आया, तीसरे साल भी वो 50 या 51 ले आया, तो उसका एग्रीगेट इन सब्जेक्ट और एग्रीगेट सब में वो टोटल 50% हो गया। लेकिन एक व्यक्ति, मान लो हमारे रॉयल सैंडी जी है, ठीक है सर जी, आप मान लो एक साल 49% लाए, अगले साल आप 57 लेके आए, और अगले साल 67 लेके आए, वो आपका टोटल जो एग्रीगेट है वो जा रहा है 58-59%। और जो बंदा दूसरा था उसका एग्जैक्ट हो रहा है 50%, तीनों साल का मिला के 51 हो रहा है। तो कोई भी बता दीजिए कि इसमें बेहतर कौन होगा, प्रोग्रेस किसने की है पर ईयर? भाई रॉयल सैंडी जी ने किए ना, पहले साल 49 थे, फिर 57, फिर 67। तो बेहतर इंसान कौन साबित होगा पढ़ाने में? नेचुरल जस्टिस किसके साथ होना चाहिए? अगर वो कोर्ट चला जाएगा तो कोर्ट वाला भी अगर अगर गलत नियम है तो उसको बोलेगा कि आपके भर्ती के तरीके ही गलत है। नेचुरल कोई भी, देखिए, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी, कोई भी नियम जो निर्धारित किए जाते हैं वो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से, नेचुरल जस्टिस की दृष्टि से निर्धारित होते हैं। अगर कहीं पर किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वतंत्र है। वो सीबीएसई के कमिश्नर को, केवीएस के कमिश्नर को, वो सूचना के अधिकार में अपना प्रश्न लिख सकता है कि कृपया मुझे उस नियम की प्रति उपलब्ध करवाएं जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विषय में 50% अंक होना चाहिए। आया समझ में? इंडिविजुअली। और फिर दूसरा प्रश्न आ लिया कि मुझे उस नियम की प्रति उपलब्ध करवाएं, सर्टिफाइड प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाएं जिसके अनुसार एग्रीगेट में इतना होना चाहिए, जिसके अनुसार इन सब्जेक्ट में इतना होना चाहिए। तो तीन प्रश्न रखो, उन तीनों के प्रश्न आप नॉर्मल लेटर से, ईमेल से भी पूछो, और सूचना के अधिकार में 10 रुपया खर्च करके पूछ सकते हो। और सर ये स्टार्टिंग से ही पासिंग मार्क्स भी 50% ही होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटी को ये होना चाहिए कि अगर बच्चे पासिंग मार्क्स, अब ये मान लो कि सर किसी के पासिंग मार्क्स मान लो 40 में पास कर देते हैं और 50% मार्क्स नहीं आते बच्चे के, तो उसका पास होने का क्या फायदा सर, जब वो आगे एलिजिबल ही नहीं होगा। तो ये बताइए आप, या तो फिर यूनिवर्सिटी को ये करना चाहिए कि पासिंग मार्क्स आप अपना पहले कैमरा ऑन कीजिए, फिर आप बताइए आप कहाँ से हो। अच्छा हाँ, आप है। अब मैं चलो मैं आपका सुना रही थी सर, इसलिए नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, सुला लीजिए। तो मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर मैं इवनिंग। ये बोल रही थी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी, मान लो कि एमडी यूनिवर्सिटी है सर, ये होता है तो उसमें जैसे डिस्टेंस एजुकेशन से अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसका वन सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स होते हैं। अब ये मान लो सर मेरे एक में 49 है, एक सब्जेक्ट में 49 है,
और उसमें तो मैं पास तो हो गई, लेकिन मैं आगे तो एलिजिबल नहीं हुई ना। अगर बीएड लेवल पे अगर मैं कोई अप्लाई करती हूँ टीचिंग का। अरे मैंने आपको अभी यही तो बात समझाई, मैंने जो कुछ बोला उसे रिवाइज करके फिर सुनना, तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि एक को 49 आए हैं, एक को 57 आए हैं, और एक साल मैं से। ये बोल रही हूँ, अगर यूनिवर्सिटी है ना वो ही पासिंग मार्क्स ही 50 कर दे, जिस यूनिवर्सिटी से हम करते, क्योंकि इस बात का तो हमें तो बाद में ही तो पता चला कि देखो हमारे सुनो eligible सुनो, नहीं है। यूनिवर्सिटी का बोर्ड अलग होता है, यूनिवर्सिटी के नीति निर्धारक लोग अलग होते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूल्स रेगुलेशन पे आधारित होती है और वो उसके अनुसार चलती है। ठीक है, इसलिए दोनों के नियम कायदे अलग अलग होते हैं, अच्छा। इसलिए उनको आप मिक्स नहीं कर सकते किसी डिपार्टमेंट में। देखो, मुझे इंजीनियर चाहिए तो मुझे इंजीनियर किस टाइप का चाहिए, मुझे टीचर चाहिए तो मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे लेबर चाहिए तो मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे अगर कोई मिस्त्री चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो क्या क्या जानने वाला चाहिए। तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भर्ती के नियम बनाते हैं, यानी अलग अलग संस्थाएं उनकी ज़रूरत के अनुसार भर्ती के नियम बनाती है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अपने हिसाब से चलता है, वो नियम निर्धारित करता है, उसके हिसाब से कॉलेज चलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, इसमें हम अपना कोई कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप जब चाहो आप अपनी यूनिवर्सिटी बना लो, बहुत सारे लोग अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से उसमें 50% मिनिमम पास कर सकते हैं, तो आपका बजट घाटे में जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई एडमिशन ही नहीं लेगा 50% अगर पासिंग मार्क्स रखोगे तो। ठीक है ना, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ आजकल प्राइवेट हो गई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत कम है। बीएड में भी ऐसा ही है, जैसे कि एक कोर्स को नहीं 40 नहीं, मार्क्स है देखो तो बहुत, मैंने आपको, 35। सुनो सुनो, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि कोई भी नियम और नीतियों का निर्धारण प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से किया जाता है, और बच्चे ने बहुत मेहनत की और 50% नहीं आए और 49% आए, और उसने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, तो क्या होगा बताओ, उसकी ज़िंदगी के साथ न्याय हुआ क्या? ये परसेंटेज का चक्कर ही बहुत खराब है, 0% ले आओ। इसलिए कपिल सिब्बल के समय जो नियम बनाया था कि भैया तुम्हें नहीं चाहिए ना, हर इंसान को अपनी लाइफ जीना है, अगर वो लाइफ को, अगर वो उसको आ रहा है कि उसको नियम तो सबके लिए कि भैया जो हाईएस्ट है आप 100 में से 100 भी ला सकते हो, 100 में से 30 भी ला सकते हो, 30 ला रहे हो तो आपका मतलब ये कि आपने कितना एफर्ट किया और कितनी मेहनत की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है इन कई चीज़ों पर। चलिए, अब इसमें अगला कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैंने 50% वाला बता दिया। उपाश्री मंडल, सर मैंने बीएससी जूलॉजी बायोटेक केमिस्ट्री में किया है, बट बीएड में मेरा सब्जेक्ट एसएसटी और हिंदी था, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ तब कॉलेज में सब्जेक्ट में साइंस नहीं था। क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देंगे? 4 पीआरटी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो मुझे न उसमें अगर नोटिफिकेशन में आप जो बात बोल रही हो ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए कि आप इस तरह की कोई इंक्वायरी है तो मैंने जो बताया वो तरीका भी अपनाइए कि आप सूचना के अधिकार में भी पूछ सकते हैं, और सूचना के अधिकार में क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर एक आरटीआई की लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करेंगे तो आप आरटीआई की केंद्रीय सूचना ऐप पर चले जाएंगे। अपना डिटेल भरने के बाद अपना प्रश्न टेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए, और कोई पीडीएफ बनाई है तो वो डाल दीजिए, आपको वो विद इन वीक छोटे मोटे आंसर दे देते हैं, और 1 महीने में देते हैं तो अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। 10 रुपये इसका शुल्क होता है, आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, यूपीआई, भीम कैसे भी जमा कर सकते हैं। ज़्यादा कागज़ होंगे तो आपसे बोलेंगे 2 रुपये पर पेज के हिसाब से भेजो, लेकिन मैंने देखा आरटीआई के मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन और ये आरटीआई डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है। जो भी जनहित की इस तरह की पूछताछ होती है उनको वो बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, अब ये यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, कब तक आएगा? एक सेकंड, एक और है रूपम जी, इग्नू में ग्रेजुएशन मार्कशीट ईयर वाइज नहीं मिलती है, फाइनल मार्कशीट मिलती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो फाइनल मार्कशीट में भी ईयर वाइज नंबर तो आते हैं,
वो ईयर वाइज नंबर आप दिखाइए उनको, हर साल आपको पता चलते कुछ ना कुछ तो होगा। एक ही साथ में अलग अलग मार्कशीट मत दिखाओ। देखो इग्नू में जो होता है वो उनको भी पता होगा, लेकिन एक ही मार्कशीट में तीनों साल के मार्क्स होंगे। तो आप इसके बारे में एक एफिडेविट दे सकते हैं, वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये पीआरटी में भी एप्लीकेबल होगा क्या, ग्रेजुएशन का मार्क्स जो 50% का जो चल रहा है अभी? मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन में नहीं क्या वो तो देख चुके हैं सर। एक्चुअली क्या है कि टीजीटीवी में तो यही था, बट वहाँ तो हटा दे रहे हैं, तो वही इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। देखो सुनो आप, मेरे पास जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके भी बोला है, मैसेज करके बोला है कि सर हम हमारे कई साथियों को हटा दिया। तो अब हटा दिया, देखो एक कितने बड़े दुख और तकलीफ की बात होती है। भले ही मैं, बहुत सर प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। अरे सुनिए तो सही, आप प्रॉब्लम क्या ओके हो जाएगी, आप रोने लगोगे। अभी हंस रहे हो, है ना, आपको इतना दुख होगा, इतना टेंशन होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आदमी इमोशनल हो जाता है। और सर लड़कियां जो है, बिल्कुल। महिलाएं हैं, वो तो उनके आंसू तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको जल्दी और आंसू आ जाते हैं। मैंने देखा है कि जेंट्स रो रहे थे, लेडीज़ रो रही थी इस चीज़ों से, लेकिन कुछ लोग थे हिम्मत वाले, जाके असिस्टेंट कमिश्नर से मिले, अपनी बात रखी और आर्ग्यूमेंट किया और बताया कि आप बताओ कहाँ लिखा है, लिख के दे दो। तो मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों ने जाके जब अपनी बात रखी तो उनको एक्सेप्ट किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया। क्या होता है इसमें कि आपको अपनी बात रखने का प्रॉपर तरीका चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये 3 क्वेश्चन आप पूछिए, 3 बातें हैं, आप लोग 2 में फंसे हुए हैं। एक क्या है, इन सब्जेक्ट 50% होना चाहिए, 1। दूसरा क्या, इन एग्रीगेट 50% होना चाहिए। देखो इन सब्जेक्ट और एग्रीगेट की जब बात आ गई, इसका मतलब है एग्रीगेट इन सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीगेट का मतलब है विद ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट से आपने परीक्षा दी है ग्रेजुएशन की, उन सारे सब्जेक्ट को मिला करके जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। हाँ एक चीज, ओवरऑल दिया है उसमें। अरे ये ओवरऑल समझ में आ गया ना। दूसरा जी है इन सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट में तीनों साल का टोटल, क्योंकि रिजल्ट तो आखिरी में बनता है, परसेंटेज आखिरी में बनता है। अब उसमें नोटिस ये कहाँ लिखा है कि हर साल उसमें नंबर देखा जाता है। इस पे एक और प्रश्न बनता है कि उस नियम की प्रति हमें उपलब्ध करवाओ जिसके तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स 50% से कम नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? एक दूसरा, उस नियम की प्रति उपलब्ध करवाओ जिसके अनुसार तीनों वर्ष का एक विषय का टोटल 50% होना चाहिए। उस नियम की प्रति उपलब्ध करवाएं जिसके अनुसार ये होना। 3 प्रश्न का उत्तर अलग अलग आना चाहिए, या आखिरी के 2 प्रश्न का उत्तर एक हो सकता है, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो अलग टाइप से होता है। चलिए ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 12th क्लास के अंदर 50% चाहिए एग्रीगेट में, या फिर 12th क्लास में भी हर एक सब्जेक्ट में 50% चाहिए? वहाँ पे मेंशन नहीं है सर ये ढंग से। ये नोटिफिकेशन में देखो जो लिखा है 12 का, तो मुझे लगता है नोटिफिकेशन आप देखो, मुझे भेजो, उसमें अगर एग्रीगेट लिखा है तो टोटल 50% होना चाहिए। पहले आप अपना नाम, जब भी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना परिचय बताएं। उसके बाद आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? सर ओमेश दिल्ली, मैंने मैसेज भी करा है सर आपको। हाँ हाँ, क्योंकि ये आपका तो मैं नाम PRT एजुकेशन जंक्शन के नाम से आ रहा है ना सर। KVS PRT जी में सर। 12 क्लास में 50% एग्रीगेट चाहिए, या फिर ये उसमें इस सब्जेक्ट से क्या मतलब है भाई? प्राइमरी टीचर के लिए तो ऑल सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। वही पूछना चाह रहा था सर। तो अब ये मैंने बताया प्रश्न, ऐसे आप सूचना के अधिकार में पूछ लीजिए अगर आपको डाउट है तो। और अगर नोटिफिकेशन में इस सब्जेक्ट वर्ड यूज़ किया गया है तो फिर इस सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है ना। सर वहाँ मेंशन्ड है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 12। बस तो भाई विद एग्रीगेट का मतलब यही हुआ, टोटल 50%। योगेश्वरी मैडम, आप क्या जानना चाह रहे हो? धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हाँ बोलो। सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने CCC का कोर्स किया है, बट मैंने कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे वो मतलब अगर कॉल आती है तो लगाना चाहिए या नहीं?
एक बार और फिर से बोलिए आपका प्रश्न। सर मैंने CCC का कोर्स किया है कंप्यूटर का, लेकिन मैंने कंप्यूटर कभी मतलब यूज नहीं किया। वो बस मैंने पढ़ के मतलब उसका पेपर होता है, वो अपनी तरफ से भी अगर आपकी तैयारी है तो कर सकते हैं, या फिर कोचिंग में 3-4 हजार रुपए लेते हैं वैसे कर लो। लेकिन वो मैंने खुद से ही किया था, मेरा पहली बार में मतलब हो भी गया था। तो मुझे वो लगाना चाहिए या नहीं? नहीं तो आपने जो कोर्स किया उसमें कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए था या नहीं, ये बताइए मुझे। वो कंप्यूटर का कोर्स है तो उसकी कोचिंग होती है, वहाँ अपना कंप्यूटर चलाओ और उन्हें मतलब वो करते हैं, करवाते तो हैं। आपको जो बट सर्टिफिकेट मिला है ना जो कोर्स का, उस सर्टिफिकेट कोर्स से का मतलब ये है क्या कि इन्होंने कंप्यूटर यूज़ करके और ये काम किया है? यस सर, 3 महीने का कोर्स किया है। हाँ, और तो अब आपने वो सब कुछ हाथ लगाए बिना सर्टिफिकेट ले लिया? नहीं, वो क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट पेपर कराती है, हाँ तो वो हाँ, मैंने मतलब खुद से मतलब आपका किया है। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ और हाँ आपने ओनली थ्योरी का दिया और वो सर्टिफिकेट हाँ मिल गया। हाँ हाँ, थ्योरी ही एग्जाम होता है, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मतलब वो कराते हैं वहाँ। तो ये अब बात आप ये सोच करके देखो, कोई भी प्रश्न का जवाब इट्स वेरी सिंपल। सारे के सारे कैंडिडेट जो यूट्यूब पे सुन रहे हो या ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो प्रश्न का उत्तर देंगे उस प्रश्न के उत्तर का सामने वाले पे प्रभाव क्या होगा, ये सोच करके दीजिए। पॉजिटिव होता है तो दीजिए, निगेटिव उत्तर होता है तो प्रभाव होता है तो मत दीजिए। और आप भी सोच लीजिए कि आप अगर उनकी जगह हो, आपका खुद का स्कूल है और आप किसी टीचर को सिलेक्ट कर रहे हो और आपके सामने ऐसा कोई भी कैंडिडेट आता है जो केवल कागज़ रखता है, अनुभव नहीं, टच नहीं किया, तो आप उसको रखोगे नौकरी पे या दूसरे को रखोगे? बस तो नो आप सर। जो आप अपने साथ नहीं चाहते वो दूसरों के साथ भी न करें, है ना। यस यस वो सर, कहते हैं ना कि समझ गए। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। वे सारे आचरण, वे व्यवहार, वे उत्तर हम नहीं दे जिसकी अपेक्षा हम भी दूसरों से नहीं करते। ठीक है ना, तो यस सर, बेहतर होगा थैंक कि यू आप। सर। ओके, चलिए, और किसी का कोई ये बात है तो बताओ। Good evening, sir. Sir, हम्म I am Dipti from Balaghat, MP. हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के साथ ही डीसीए अपना कंप्लीट किया है, एक तो सेकंड, एक मैं सेकंड। अच्छा, इसे बता दीप्ति सकती हूँ? दीप्ति मैडम, बालाघाट फॉर एमपी, है ना। आप ये बताइए, आपके बिसेन समाज के और भी केंद्रीय विद्यालय में हैं ऑलरेडी पहले से? आप जानते हो उनको क्या? नहीं सर। एक बिसेन मैडम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में भी रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी रही है, कोचिंग वोचिंग भी पढ़ाती थी पहले उसके, है ना। क्योंकि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो लेकिन वो बिसेन लोग बहुत है बालाघाट में पहले। ढाल सिंह बिसेन यस वहीं के थे ना, वो यस सर। कुछ राजनीति में। ठीक है, चलिए यस बताइए सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने बीएससी के साथ ही अपने सेकेंड ईयर में डीसीए कंप्लीट किया है, तो मैं क्या इसे बता सकती हूँ? देखो, बीएससी के साथ डीसीए तो आपने प्राइवेट किया होगा, रेगुलर तो होता नहीं है। हाँ सर। तो एक रेगुलर कोर्स के साथ ऐसा प्राइवेट किया जा सकता है, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे बीएड की डिग्री नहीं मिली है और प्रोविजनल के लिए भी अप्लाई किया है लेकिन वो मिल नहीं रही है। नहीं तो तो अरे कोई भाई, अगर नहीं मिल रही है तो आप जो जहाँ से आपने किया है उनको आप यस नोटिस सर। दीजिए, कानूनी नोटिस दीजिए कि मैंने ये डिग्री मैंने कर ली है और मुझे डिग्री दी नहीं जा रही है और ये मेरे भविष्य का मामला है, इसलिए एक वकील के थ्रू नोटिस भिजवाएं। सूचना के अधिकार में पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, और पोलाइट भाषा में, विनम्र भाषा में उनसे पत्राचार करो और कंटिन्यू पत्राचार करो। और जो भी पत्राचार आप करते हैं, जो भी लेटरबाजी करते हैं, उस सारे सबूत एक कॉपी में, पीडीएफ में हर अपने पास रखिए। और बाद में लास्ट में जब नहीं होता है तो वो जो भी पत्राचार देंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपको डिग्री नहीं मिली है, लेट क्यों हो रहा है। वो चीज़ आप इंटरव्यू में बता देना, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि आपको अगर जॉब मिलता है तो उसके पहले आप ये डिग्री प्रस्तुत कर दोगी। जनरली ऐसा ओके सर। करवा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अंडरटेकिंग
लिया जाता है, कभी कभी 6 महीने का मौका भी इसके लिए मिल जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग सर, मैं आई आस्क वन क्वेश्चन सर? हाँ, कौन बताइए, आप अपना परिचय देते मेरा हो। नाम आरती पांडे है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। सर मैंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया था और 131 आए हैं मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो सर मेरा डाउट, सिर्फ 2 डाउट है मेरे पास। पहला डाउट ये कि आई एम 39 ईयर्स एंड 3 मंथ्स ओल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा और तब तक अगर मैं 40 की हो गई, क्योंकि मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है पीआरटी के लिए। अरे सुनो, आपकी एज अगर 40 है तो वो तो आवेदन की जो तारीख है उससे करना है ना, आपकी नियुक्ति की तारीख से इसका कोई संबंध थोड़ी है। इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट से क्या संबंध है। आपने आवेदन कर दिया, आपने एंट्री कर दी, आप गेट के अंदर चले गए, अब उसके बाद आपको थोड़ी कुछ उसके बारे में सोचना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक डाउट और है सर कि जो डेमो का तैयारी करना है हमको, तो वो हिंदी इंग्लिश में करें या ईवीएस के टॉपिक्स तैयार करें? बाईलिंगुअल आना चाहिए, हिंदी भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और दोनों भाषाओं में पढ़ाना समझाना आना चाहिए, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़े तो जिस बच्चे की जो मातृभाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्राइमरी टीचर को तो बाईलिंगुअल नहीं मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, लेकिन बाईलिंगुअल तो कंपलसरी है। नो सर, आई एम आस्किंग कि सब्जेक्ट कौन सा तैयार करूं? जैसे इंग्लिश में से कोई टॉपिक ले लूं या हिंदी आपको में से? जो मर्जी पड़े, आप सबके एक एक टॉपिक तैयार कर लो, फिर मुझे बता देना कौन सा बेहतर है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सर एमपी गवर्नमेंट में एक्चुअली मेरा पीजीटी मैथमेटिक्स ऑलरेडी हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको जब मेरा वहाँ बायोडेटा होगा तो वो कहे नहीं आप मैथ्स पढ़ाई के दिखाइए या ऐसा तो वो कुछ कुछ नहीं भी होगा? बोल सकते हैं, आप सबके लिए तैयार रहो। जो प्राइमरी टीचर सारे विषय के लिए, और प्राइमरी में ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं होता है जो एक टीजीटी लेवल वाला समझा नहीं पाए, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो कंफर्म रहिए उसके लिए। यस सर एक फाइनल डाउट, बस एक डाउट है सर। एमपी में एक्चुअली 11 साल 10 साल बाद ये आई थी संविदा भर्ती, शायद आपको पता हो। तो सर इसमें अब इनने बड़ी मुश्किल से पीजीटी के लिए फिर से निकाला है, और एक्चुअली मैंने पीजीटी का फर्स्ट जो लेवल है क्रॉस कर लिया है। फिजिक्स से मेरा एमएससी है सर। तो अब क्या है कि वो अगस्त में एग्जाम लेने वाले हैं, और अभी हम लोग क्या दुविधा में हैं कि अब पीआरटी के इंटरव्यू तैयारी करें या ग्रेड 1 का उसकी तैयारी करें, क्योंकि थोड़ा सा तैयारी उसमें भी लगेगी सर। तो थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन देखो, चाहिए था। पीआरटी की इंटरव्यू और जो तैयारी की इंटरव्यू है, इनमें ऐसा कोई अलग से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है ना। जो पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी है कहीं ना कहीं आपके पीजीटी के लिए बेस का माध्यम करेगी। आप ये सोचो कि एक बड़ा चैप्टर पीआरटी का है, दूसरे चैप्टर टीजीटी के है, आप इनको इतना डिफ्रेंशिएट कीजिए मत, है ना, अपने आप सब मिला के कीजिए, बढ़िया रहेगा। शिक्षक होता है जो जिसके अंदर योग्यता, पात्रता, क्वालिटी होती है, वो उसके लिए प्राइमरी टीजीटी पीजीटी कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये नितान मैडम, आपका क्या नाम है? नितान नाम है क्या? क्या पूछना चाह रहे हैं? नितिन सर। नितिन, बताइए क्या चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन था, मैं 30 ईयर की हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो मुझे इस चीज का बहुत डर लग रहा है कि मेरा गैप 8 से 9 साल का गैप हो गया है। तो मैं अगर क्वेश्चन उठता है तो मैं क्या जवाब दूंगी इस चीज का? आपके मार्क्स कितने हैं प्राइमरी में अभी? 140। अच्छा, हाँ, तो आपने 12th और डीएड वगैरह के आधार पे किया है ना? डीएलएड, यस सर। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने 12th किया, आपकी मैरिज कब हुई थी? सर 2010 में। और 12th कब किया था? 2008 में सर। बस, तो आप ये उनको बता सकते हैं कि भाई मैंने 12th वगैरह किया था, मेरा रिश्ता तय हो गया, विवाह हो गया, इसके बाद मैं पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हो गई, ठीक है ना, और मैंने अपना पूरा समय उनको दिया। हालांकि मैं अपना पढ़ने लिखने का ज्ञान क्रम मेरा जारी रहा, लेकिन औपचारिक
रूप से परीक्षाएं हमने दी नहीं। परिवार में इस तरह की स्थिति और अनुमति भी नहीं थी। लेकिन अब जा कर के जो है, जब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तो मैंने फिर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्राइमरी टीचर का एक काम उचित समझा और परीक्षा दी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपके सामने हूँ, ठीक है। और अब अब मन लग रहा है तो अब ग्रेजुएशन पीजी सब कर लूँगी। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, उनको बताइए कि ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने 10 साल तक ऐसी पढ़ाई न करने के बाद भी बाद में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आईएएस आईपीएस तक बन गई महिलाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाती है, बड़ी बड़ी लेखिकाएं बन गई। कृष्णा सोबती एक इतनी महान लेखिका है कि जो अपने पहले क्या होता था कि परिवार का काम करना, भोजन बनाना, ये रॉयल सैंडी जी, और आप लोग जिनके माइक म्यूट है नहीं है, म्यूट करें थोड़ा। कृष्णा सोबती में तो रात को जो है बर्तन मांजने के बाद, सब परिवार के लोगों को खाना खिलाने के बाद जो समय मिलता था, उस समय में वो जो है अपनी पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करके अपने अनुभव लिखने लगी और बहुत बेहतर राइटर बन गई, ठीक है। तो ऐसे भाई एक बिना पढ़े भी आदमी, मतलब बिना औपचारिक डिग्री की परीक्षा दिए भी बहुत कुछ करता है। एक बेबी हालदार नाम की लड़की थी जो एक लेखक के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी। 14 साल की उम्र में शादी हुई, 4 बच्ची हो गए। हस्बैंड शराब पी के मारपीट करता था, उस माँ बाप भी साथ नहीं दे पाते थे। अलग रह कर के उसने जिसके घर बर्तन मांजे अपने बच्चों को भी पढ़ाने भेजा सरकारी स्कूल में, और वो एक राइटर थे, उनकी लाइब्रेरी साफ करते करते वो जो है अल्फ़ाबेट तो उसे मालूम थे, थोड़ा बहुत पढ़ने लगी। और लेखक ने उनको बोला कि बेटा तुम पढ़ो और अपने अनुभव, जो अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, उनको कागज़ पे उतारो। आज वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है जिसका नाम बेबी हालदार के नाम से उसकी पूरी जीवनी चली। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फालतू की बातें लोग सोचते ना, गेप के बारे में क्या कहूँगा क्या कहूँगी, उनको बोलो कि भाई ये जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। हाँ सर, ये बोल सकते हैं जैसे मुझे फैमिली या इकोनॉमिक की कंडीशन ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बता सकते हैं। नहीं, कोई आप फालतू की निगेटिव बातें मत बताइए। आर्थिक परेशानियाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। प्राइवेट परीक्षाएं देने में बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं होता है, लोग मजदूरी करके भी एमए पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है। 300 रुपये रोज़, 400 रुपये रोज़ तो हमेशा से मजदूरी के मिलते रहे, आज 500 रुपये रोज़ मजदूरी के मिलते हैं। जिसको पढ़ना होता है तो फिर वो मजदूरी भी करके पढ़ लेता है, ठीक है ना। अब अगर 5000 भी फीस है तो 10 दिन मजदूरी कर लेगा आदमी, और क्या करेगा। और अगर आपके परिवार की चीज़ें बताओगी, वो निगेटिव असर डालती है उस चीज़ पर। अगर एक्चुअल में ज़्यादा गड़बड़ है तो वो चीज़ें बताने की बजाय आप क्या सूटेबल आंसर हो सकता है, आप खुद अपने फिर विजडम का, स्वविवेक का उपयोग करें और पॉइंट्स बनाएं कि ये जवाब हो सकते हैं, और इन सब में से बेहतर जवाब कौन सा रहेगा, वो जवाब आप दीजिए। चलो, मुझे लगता है अभी मैंने 9:40 पे शुरू किया था, 10:40, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है ना। किसी का और कोई विशेष क्वेश्चन है? मीनू गोयल मैडम पूछिए। यस सर, ये पूछना चाहती हूँ बस कि एक्सपेक्टेड मंथ क्या है, आपको कोई आइडिया हो कि इंटरव्यू कब हो सकते हैं? क्या हुआ, फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पाया। ये एक्सपेक्टेड मंथ क्या है सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने वो निकाल लिया ना, आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट है। ये सर, अब मैं बोल सकती हूँ, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा है क्लियर? कौन बोल रहा है? अभी क्लियर है क्या? राखी मैडम बोल रही है, मैं मीनू गोयल से बात कर रहा हूँ ना अभी, ये इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। बोलो एक मिनट मीनू मैडम। ये सर, मैं यही पूछ रही है, एक्सपेक्टेड मंथ है क्या, जैसे जुलाई अगस्त एक्सपेक्टेड मंथ हो कि कब इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा सकते हैं? अगस्त में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोर्ट डिसीजन हो गया जुलाई में तो अगस्त में करवाए जा सकते हैं। मतलब आपके पास 2 महीने तो है पक्का अभी, ठीक है ना। जैसा सुन रहे हैं कि ये डिसीजन जुलाई के तीसरे वीक में होगा, इस हिसाब से अगर जुलाई के तीसरे वीक में होगा तो 1 हफ्ते का टाइम तो देंगे ही, तो फिर जून में ही, अगस्त में ही होगा।
और 2 महीने में तो आप वो 5वीं की जो 5 किताबें हैं ना 1 to 5, ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, वो टेंशन में रहे, जिसको जो करना है सोचे, वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है। ऐसी ये जो 5वीं की 1 to 5 की जो 5 किताबें हैं ना, इनका एक एक चैप्टर 2-2 बार 3-3 बार पढ़ के इतना बढ़िया तैयारी हो सकती है कि इंटरव्यू वाले कहीं से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि इन 5 किताबों में साइकोलॉजी भी आ गई है, आपकी सारी तैयारियां आ गई है, सब तरह के चैप्टर आ गए हैं, बहुत ज्ञान समा गया है इसमें। अगर पढ़ना से 10-10 20-20 चैप्टर मुझे लगता है एक में है, और आप एक दिन में 4-5 चैप्टर कर सकते हैं अगर आप जॉब में नहीं हैं तो एक दिन में 5 चैप्टर का मतलब है एक महीने में 150 चैप्टर, इतने आप पढ़ सकते हैं। और एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर है तो 4 सब्जेक्ट के 80 है, मतलब क्लास 1 में 80 है, क्लास ऐसे टोटल 5वीं तक 400 हो गए। 400 का मतलब है कि आप इसको एक महीने के अंदर ही बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। 2 महीने में तो बहुत बेहतर कर लेंगे, और अपना बड़ा सा यूट्यूब चैनल बना के हर चैप्टर के अनुभव और पढ़ाई उस पर डाल दीजिए। पता चला कि अगर आपके अंदर ज़बरदस्त कमाने पढ़ाने की, तो प्राइमरी टीचर ज़्यादा सैलरी आपको यूट्यूब देने लगेगा, ठीक है। और आपके पास ऑनलाइन पढ़ाने के इतने ऑफ़र आ जाएंगे कि आप 100 रुपये भी किसी से लोगे महीने के, और 10-20 हज़ार हो गए, तो बस आपका तो प्राइमरी से क्या प्रिंसिपल के बराबर सैलरी आने लग जाएगी आपके पास। ये इतनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यस सर, प्राइवेट स्कूल में मैं इंग्लिश टीचिंग कर रही हूँ फिलहाल, अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसमें टीचर्स पेजेस नाम का एक वो है, एनसीईआरटी की बुक्स है सर स्कूल में। बहुत अच्छा पेजेस है, उसको पढ़ती हूँ मैं, फिर उसके बाद ही पढ़ा। मैं एक सलाह दूँ, 1 से लेकर 5 तक जो टीचर्स पेज है उन सब की फोटोकॉपी करवा लो, PDF बना लो, प्रिंट निकाल के एक फाइल बना लो, और उनका बहुत ध्यान से पढ़ो। वो जो टीचर्स पेज है बहुत काम की चीज़ है, CTT में भी उससे बहुत क्वेश्चन। लेकिन अदर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, फिर इंग्लिश की तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं स्कूल में, मैथ्स की, हिंदी की ये नहीं है सर। अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा रहता। फिर काय में नहीं, क्लास 1 में, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में इंग्लिश की तो सर एनसीईआरटी की है, लेकिन अदर क्लासेस में किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की नहीं है, सिंपल बुक्स हैं बुक्स अच्छी, बट एनसीईआरटी की नहीं है। कौन सी क्लास में नहीं है, कहाँ नहीं है? सर हमारे स्कूल की बोल रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, अगर उसमें होती तो इजी हो जाता, टीचर्स पेज फिर मैं आसानी से करवा लेती। अभी फिलहाल मैं इंग्लिश कोई बात वो नहीं है तो आप बाजार से खरीद लो ना। आप कहाँ, दिल्ली से हो ना, कहाँ से हो? नहीं सर, आगरा के पास एक विलेज से हूँ मैं, तो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है सर वो बुक्स। तो एक दिन आगरा घूमने आ जाओ, ताजमहल देखने के साथ साथ किताबें भी खरीद लो, सब चीज़ें ले लो, वहाँ पे CBSE मिल जाएगी। और आगरा में नहीं मिलती है तो फिर आगरा से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ NCERT का सीधे अरविंदो मार्ग पे या शहीद जीत सिंह मार्ग पे NCERT का जो ऑफिस है वहाँ जाइए। NCERT का बुक स्टॉल है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में भी परचेस कर लो, इंग्लिश मीडियम में भी परचेस कर लो, NCA परचेस कर लो, FNL ले लो, सब प्रिंटेड आपको मिल जाएगा वहाँ बिल्कुल सही रेट में, 10% कंसेशन के साथ में। तो उसमें एक तरफ का ट्रेन टिकट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लीजिए वहाँ से, और बहुत अच्छी बात है। तो ये करिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रही है तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश तो खैर आपकी अच्छी होगी क्योंकि आप TGT इंग्लिश हो ना। नहीं सर, TGT इंग्लिश नहीं हूँ मैं, बट टीचिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, स्पोकन भी आती है, तो हाँ ठीक है, लेकिन मेरी इंग्लिश। चलो आपका एक अलग मॉक इंटरव्यू हम लेंगे, थोड़ा हमें भी सीखने को मिल जाएगा, है ना। नहीं सर, मुझे तो आपसे सीखना है बहुत कुछ। मॉक इंटरव्यू आप मेरा एक बार ले लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं 1 by 1 मॉक इंटरव्यू कल से शुरू करता हूँ, एक दिन में 2 से 3 मॉक इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, एक्साइटेड होके आप स्टार्ट। हाँ, टाइम भी हो गया है, अब स्टार्ट कल से करेंगे। और अभी जिनके प्रश्न बाकी रह गए वो व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल देना, मैं उनका एक वीडियो के रूप में जवाब दे दूंगा। जिसको जो भी प्रश्न करना है वो व्हाट्सएप पे डाल दे, हम देख लेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अब मैं जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा बहुत सारे लोगों का, मुझे भी तो टाइम पे सोना है। नीरा शुक्ला कौन है आप, और जल्दी से बता दीजिए जो आपका क्वेश्चन क्या है।
नीरा शुक्ला लास्ट कैंडिडेट है, इसके बाद फिर हम ओवर करेंगे आज की मीटिंग को। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज नीरा शुक्ला, आई एम फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो डीएलएड किया था सर वो 2019 में कंप्लीट हुआ है, तो सर उसकी अभी ना तो मार्कशीट आई है हमारी ना ही डिप्लोमा, तो उसके लिए क्या करें सर हम? जहाँ से किया है वहाँ पे रिटर्न में लेटर दो, उनसे मांगो, उनको सूचना के अधिकार में लिखो, वो जिस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उनको लिखिए, ठीक है ना। और वहाँ का जो जिला शिक्षा अधिकारी है या प्रदेश का जो शिक्षा विभाग का संचालक होता है उनको भी लिखिए कि अभी तक ये नहीं आया है, हमारे भविष्य का सवाल है, तो हमसे ये जल्दी से जल्दी दिलवाएं, ठीक है ना। अगर वो नहीं दिलवाएंगे तो उनकी मान्यता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमें अपनी अच्छी भाषा के साथ पत्राचार करना जरूरी है। आप कहाँ से हैं नीरा शुक्ला मैडम? सर हम यूपी के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। चलो अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग 1 घंटे से जुड़े रहे, और कल से हम मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला इंटरव्यू मीनू गोयल मैडम का होगा और बाकी दूसरे इंटरव्यू के लिए आप मुझे मैसेज भेज देना किस किस का इंटरव्यू लेना है, तो हम 1 by 1 1 to 1 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, सभी को नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आप